भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक। कभी सोचा है कि आखिर ये अपने लाखों कर्मचारियों को ट्रेन कैसे करते हैं? इस विश्लेषण में एक नए रिक्रूट के सफर को देखेंगे, उसके पहले दिन की ट्रेनिंग से लेकर एक परमानेंट कर्मचारी बनने तक। इस विशाल सिस्टम को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 194 ये क्या है? ये है भारतीय रेलवे के देश भर में फैले हुए ट्रेनिंग सेंटर्स की कुल संख्या। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस संगठन के स्केल का अंदाजा दे देता है। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? हम ट्रेनिंग की चुनौती को समझेंगे, इसके देशव्यापी नेटवर्क को देखेंगे, अलग अलग रैंक्स के लिए कैसी ट्रेनिंग होती है वो जानेंगे, और आखिर में परमानेंट होने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए, जब कोई सिस्टम भारतीय रेलवे जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो तो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर टेक्निकल और सेफ्टी से जुड़ी भूमिकाओं में। तो सवाल ये उठता है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग आखिर होती कहाँ है? चलिए अब उन संस्थानों के नेटवर्क पर एक नज़र डालते हैं जो पूरे देश में ये अहम काम करते हैं। रेलवे की ट्रेनिंग की जो पूरी नींव है वो 5 तरह के सेंटर्स पर टिकी है। हर एक का अपना एक खास मकसद है, चाहे वो रीजनल और डिविजनल इंस्टीट्यूट्स हों या फिर वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स में बने स्पेशल और बेसिक सेंटर्स। इन 194 सेंटर्स का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें रेलवे की ट्रेनिंग अप्रोच के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वर्कशॉप्स और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की बड़ी संख्या ये साफ करती है कि रेलवे का फोकस प्रैक्टिकल और विशेष स्किल सीखने पर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, एक लोको पायलट और एक सीनियर ऑफिसर की ट्रेनिंग एक जैसी तो हो नहीं सकती। इसीलिए रेलवे में वन साइज फिट्स ऑल वाला नज़रिया काम नहीं करता और हर लेवल के कर्मचारी के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। यहाँ 3 मेन एम्प्लॉय ग्रुप्स के लिए ट्रेनिंग के रास्ते एकदम अलग अलग हैं। ग्रुप ए यानी सीनियर ऑफिसर्स, ग्रुप बी यानी सुपरवाइजर्स और ग्रुप सी यानी टेक्निकल और ऑपरेशनल स्टाफ। हर ग्रुप को उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से ही ट्रेनिंग मिलती है। ग्रुप ए के ऑफिसर्स के लिए तो ट्रेनिंग 2 साल की एक पूरी जर्नी है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वडोदरा में एक फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसके बाद देश भर में ज़बरदस्त फील्ड ट्रेनिंग होती है और आखिर में एक स्पेशल इंडक्शन कोर्स के साथ ये सफ़र पूरा होता है। हालांकि एक दिलचस्प एक्सेप्शन भी है। इंडियन रेलवेज मेडिकल सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने की होती है। ये नियमों के लचीलेपन को दिखाता है, जो पहले से ही ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जैसी विशेष भूमिकाओं की ज़रूरतों को समझता है। अच्छा, तो ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब आगे क्या? अब कर्मचारी के करियर का अगला और बहुत ज़रूरी पड़ाव आता है, प्रोबेशन और फिर कन्फर्मेशन यानी स्थायी होना। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का एक मैंडेटरी टाइम होता है, जो ट्रेनिंग पूरी होने के ठीक बाद शुरू होता है। इसका सीधा सा मकसद ये आकलन करना है कि कोई कर्मचारी परमानेंट नौकरी के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। एक परमानेंट एम्प्लॉय बनने की राह में ये 4 अहम पड़ाव पार करने होते हैं। पहले ट्रेनिंग पूरी करना, फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड गुजारना, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करना और आखिर में कन्फर्मेशन का ऑफिशियल ऑर्डर मिलना। तो एक कर्मचारी को अपने कन्फर्मेशन ऑर्डर के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से ये प्रोबेशन पूरा होने के 3 से 6 महीने के अंदर जारी हो जाना चाहिए। अब जब हमने ट्रेनिंग और कन्फर्मेशन की प्रोसेस को समझ लिया है, तो चलिए कुछ जुड़ी हुई पॉलिसीज पर भी एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो ये ट्रेनिंग देते हैं, यानी ट्रेनर्स से। इन ज़रूरी भूमिकाओं के लिए सबसे अच्छा टैलेंट लाने और बनाए रखने के लिए फैकल्टी मेंबर्स को उनकी बेसिक सैलरी पर 12% का एक स्पेशल ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता है। तो इन ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इसके नियम और शर्तें भी काफ़ी डिटेल्ड हैं। ट्रेनर्स की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को कंट्रोल करने वाले नियम ये पक्का करने के लिए बनाए गए हैं कि वो हाई क्वालिटी और अपडेटेड रहें। 5 साल का मैक्सिमम कार्यकाल और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेनर्स अपनी फील्ड के लेटेस्ट डेवलपमेंट से जुड़े रहें। ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि कन्फर्मेशन के नियम सभी पर लागू नहीं होते। एड हॉक, एक्स कैडर, डेप्यूटेशन और टेन्योर वाली नियुक्तियां इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सभी पद असल में टेम्पररी होते हैं। और आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि एक परमानेंट कन्फर्मेशन को भी रद्द किया जा सकता है अगर वो नियमों का उल्लंघन करती है या उसमें कोई फैक्चुअल गलती पाई जाती है।